हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आज के इस वीडियो में मैं ओलिव टेस्ट पे जो अभी ओलिव बोर्ड पे जो लाइव टेस्ट आया हुआ है ना 8 एंड 9 फरवरी को, उसका मैं वीडियो सॉल्यूशन करवाने वाला हूँ। बने रहे हमारे साथ और चलते हैं हम अपने क्वेश्चंस पे। तो देखो, सबसे पहले तो ये क्वेश्चन हमें दिखेगा और ये क्वेश्चन मैं बता दूं कि ये क्वेश्चन का ऑप्शन जो है ना रॉन्ग दिया हुआ है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में आप लोग बहुत सारे फंस के अपना टाइम बर्बाद किए होंगे, तो मैं भी इस क्वेश्चन को मैं लास्ट में डिस्कस करता हूँ। आगे बढ़ते हैं। देखो, इस क्वेश्चन को देखने से पहले सबसे इजी है ये कैसे cot 27 एंड cot 63 27 को जैसे ऐड करोगे 90 डिग्री आ रहा है। तो अगर एक को हम चेंज करते हैं यहाँ पे तो ये tan 27 डिग्री के बराबर होगा और cot थीटा इंटू tan थीटा जो होता है ना वो ये 1 के बराबर होता है। ये दोनों तो 1 हो गया और cos थीटा क्या होता है 1 बाय sec थीटा, ठीक है। तो sec से sec कट गया तो 1 आंसर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करता हूँ मैं। इसमें भी ट्रिक है, जरा देखना है। द कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, कर्व सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर स्क्वायर। आर का वैल्यू दिया है 0.14 मीटर और ऑप्शन में जो है स्क्वायर सेंटीमीटर में एरिया है। इट मीन हमें रेडियस भी सेंटीमीटर में रखना पड़ेगा। 0.154 मीटर इक्वल टू 14 सेंटीमीटर, मतलब 14 इंटू 14, 7 दूना 14, 11 का मल्टीपल है। और देखो सबका यूनिट डिजिट भी अलग है, 2 है, 8 है, 6 है, 0 है। तो यूनिट डिजिट चेक कर लेते हैं। 2 दूना 4 दूना 8 चौके 32, 2 यहाँ दिख रहा है तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करता हूं मैं। एक सेकेंड गाइस, 1 सेकेंड। बच्चे हमला कर रहे थे छत पे, थोड़ी खिड़की लगाना पड़ी। हाँ, नेक्स्ट इस क्वेश्चन में मूव करता हूं मैं। Apu is twice as efficient as Brett and who is twice as efficient as Carl। मतलब ए बी सी 3 व्यक्ति हैं, ठीक है। और अगर मैं इफिशियंसी देखूं तो सी का इफिशियंसी अगर मैं 1 मानूं तो बी का इफिशियंसी 2 हो जाएगा और ए का हो जाएगा 4। मतलब ए की इफिशियंसी बी से दोगुनी है, बी की इफिशियंसी सी से दोगुनी है, ठीक है। इफ ऑल ऑफ देम वर्क टुगेदर देन टोटल वर्क विल बी कंप्लीटेड इन 12 डेज। तो हम लोग जानते हैं टोटल वर्क जो होता है इफिशियंसी इंटू टाइम होता है, ठीक है। चूंकि सभी मिलके अगर काम कर रहे हैं तो 12 दिन लगते हैं, तो टाइम जो 12 दिया हुआ है वो सभी के मिल के काम करने पे आ रहा है। इट मीन इफिशियंसी जो लेंगे टोटल इफिशियंसी लेंगे, 4 2 6 1 7। मतलब अगर हम टोटल वर्क निकाले तो 12 गुना 7 मतलब हो गया 84। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। अब क्या हो रहा है, अपू एंड ब्रेट मतलब ए एंड बी वर्क टुगेदर फॉर 8 डेज। ए और बी दोनों मिलके 8 दिन तक काम किया, तो 4 2 6 इफिशियंसी हो गया, 8 दिन तक काम किया तो 8 6 कितना होता है 48। 84 में से 48 काम इसने कर दिया है ए और बी मिलके। 14 में से 8 गया 6 हो गया, यहाँ बचा 7, 7 में से 4 गया 3, 36 काम अभी बचा हुआ है। एंड देन अपू वाज रिप्लेस्ड बाय कार्ड, मतलब ए को फिर हटा दिया गया है, बी बना रहा और ए के स्थान पे कौन आ गया सी आ गया। अब ये दोनों मिलके काम कर रहा है, ठीक है। अपू वाज पेड 2000 रुपये फॉर हिज वर्क, अपू को 2000 रुपये मिला। हाउ मेनी मोर डेज आर रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द वर्क। अच्छा, बचा हुआ काम 36 काम है। अब 36 काम कौन दोनों मिलकर कर रहा है, बी और सी मिलकर कर रहा है, तो 2 1 3 इफिशियंसी हो गया। तो अगर हमें टाइम निकालना है तो टाइम होता है वर्क अपॉन इफिशियंसी, तो वर्क हमारा 36 इफिशियंसी 3 मतलब 12 डेज आंसर हो गया। ये जो 2000 दिया हुआ है ना ये कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है, ठीक है। ये मतलब फालतू का इन्फॉर्मेशन है जो कि नहीं भी देता तो चलता। अब पहले जिसमें ट्रिक है, कुछ अच्छे क्वेश्चन है उसको मैं पहले कर लेता हूँ। देखो 5 में वैसा कुछ खासा है नहीं, बता ही देता हूँ। किसी के नंबर के पावर में 0 होता है उसका वैल्यू 1 होता है, तो 1 प्लस ये 25 माइनस 8 माइनस 625, नीचे की इन सबको जोड़ घटा कुछ भी करने में पावर 0 है तो 1 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो 625 में से 25 गया तो माइनस 600 और यहाँ 8 और फिर 1 607 के आसपास। ये देखो आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। इस क्वेश्चन में देखते हैं द रेशियो ऑफ पीज एक्सपेंडिचर टू सेविंग इतना। देखो पी एक व्यक्ति है जिसका एक्सपेंडिचर और सेविंग का रेशियो कितना है 10:7। अच्छा, अगर हम अपनी एक्सपेंडिचर और सेविंग को जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, इनकम आएगा कि नहीं। तो हमारा इनकम कितना हो जाएगा ये पहले बताओ। इनकम हो जाएगा 17, कोई दिक्कत नहीं। इफ द इनकम इंक्रीज बाय 10%, अब देखो डायरेक्टली 17 का 10% बढ़ाओगे ना 1.7 आ जाएगा, जो कि पॉइंट में आना अच्छा नहीं है। तो सब में क्या करो, एक एक जीरो और बढ़ा दो। आप बढ़ा दिया हमने। अब इनकम जो है 10% से बढ़ रहा है, अब इसका 10% बढ़ाओगे ना 170 का 10% 17 होता है, मतलब नया इनकम जो हो गया 187 हो गया, कोई दिक्कत नहीं। एंड द सेविंग इंक्रीज बाय 20%, सेविंग जो हमारा 20% से बढ़ रहा है, तो 7 दूना 14, 14 बढ़ जाएगा तो ये हो जाएगा 84। अब इनकम में से अगर मैं सेविंग को घटा दूं, 187 में से 84 घटाऊं तो ये आ जाएगा 3, 7 में से 4 गया 3, 103 आ गया। तो
एक्सपेंडिचर कितना बढ़ गया, 3% से बढ़ गया, एक्सपेंडिचर 3% से बढ़ गया। इजी क्वेश्चन था ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ, रजत बोरोड अ सर्टेन अमाउंट फ्रॉम सभी एग्रीइंग टू पे सिंपल इंटरेस्ट 15% पर एनम फॉर 1 ईयर, ठीक है। Rajat then invested the borrowed amount in a scheme for 1 year and earning 1% of profit after repaying Sabhi the principal and interest. What percent profit would Sabhi had made in it? देखो, so question समझाता हूँ। सभी है जो कि क्या किया, रजत borrowed, हाँ, रजत ने जो है सभी से कुछ पैसे उधार लिए, मान लेते हैं 100 रुपए उधार लिए, किसने, रजत ने, ठीक है। अब रजत जो है सभी को कितना लौटाएगा पहले ये देख लेते हैं। 15% का इंटरेस्ट लगा रहा है 1 साल के लिए, तो 15 रुपया और लौटाएगा, मतलब 115 लौटाना है। कितना लौटाना है, 115। लेकिन करता क्या है रजत, ये 100 रुपया अलग से किसी जगह पे इन्वेस्ट कर देता है, वहां से 12% का प्रॉफिट वो भी कमा लेता है। मतलब रजत का प्रॉफिट कितना हो गया अलग से 12 रुपया, 100 का 12% कितना होता है 12 रुपया, और उसको सभी को कितना लौटाना है, 15 एक्स्ट्रा भी तो लौटाना है, तो 12 15 17 उसको कमाना पड़ेगा। तो 100 का कितना परसेंट जो होता है वो 27 होता है, ये बताओ, 15 12 27, तो 27%, राइट, तो 27% हो गया। नेक्स्ट पे चलता हूँ मैं। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ध्यान से इसको समझना। वैसे तो इक्वेशन बना के भी लोग बना लेते हैं, बिना इक्वेशन के कैसे बनता है वो समझते हैं, ठीक है। देखो, एक जू में क्या क्या है, टर्टल है और ऑस्ट्रिच है। टर्टल को 4 पैर होते हैं, ध्यान देना, ये हो गया हमारा टर्टल और ये हो गया हमारा ऑस्ट्रिच। ऑस्ट्रिच के कितने पैर होते हैं भाई, 2 पैर होते हैं। देखा गया कि टोटल हेड्स कितने हैं भाई, 116, और लेग्स कितने हैं ये बताओ, लेग्स है 376। चलो अब थोड़ी देर के लिए मानते हैं दोनों को एक एक हेड होता है, लेकिन 4 पैर, और ऑस्ट्रिच को 2 पैर और टर्टल को 4 पैर होता है, दोनों को एक एक हेड होता है, ये ध्यान देना है। इसको कैसे बनाएंगे समझते हैं। टोटल हेड्स की संख्या थोड़ी देर के मान लेते हैं, टर्टल को ये पीछे वाला पैर को हम लोग काउंट नहीं करेंगे, सिर्फ आगे वाला पैर को काउंट करेंगे। तो इसे भी हर एक मान लेते हैं, हर एक टर्टल को यहाँ 2 पैर है, हर एक ऑस्ट्रिच को 2 पैर है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे नंबर ऑफ हेड्स में 2 से गुना कर दूं, मतलब हर एक हेड के पास कितने पैर है, 2 पैर। थोड़ी देर के लिए मानते हैं, इस 2 पैर को अभी हम लोग इग्नोर कर रहे हैं, ठीक है। टर्टल के पास भी 2 पैर मान लेते हैं, ऑस्ट्रिच के पास भी 2 पैर मान लेते हैं, तो हर एक हेड के पास, सिंगल हेड के पास 2 पैर है। तो इतना हेड है, तो टोटल पैर कितने हो गए, 232 हो गए ना। अब इस 232 पैर को हम लोग इसमें घटा देते हैं टोटल लेग्स में से, 4 4 और 144। अच्छा, 144 पैर जो बचा ये कौन सा, ये पीछे वाला पैर नहीं बचा, क्योंकि ये दोनों पैर तो काउंट हो चुका है, ये दोनों, ये चारों, ये वाला एक साथ काउंट करके हम 232 निकाले थे। इस 232 को सभी लेग्स में से घटा दिए, 144 आया। तो ये 144 पैर जो है ना टर्टल के पैर है, पीछे वाला 2। अब पीछे वाला 2 पैर है, इट मीन्स इस टोटल पैर को अगर मैं 2 से डिवाइड दूंगा तो नंबर ऑफ क्या आ जाएगा, टर्टल। नंबर ऑफ क्या आ जाएगा, टर्टल, 72 टर्टल हो गए। क्यों ऐसा हुआ ये समझो। अब यहाँ पे आगे वाला का हटा ही दो, बात करते हैं यहाँ पे। तो हर एक टर्टल को यहाँ मान लेते हैं 2 पैर है, टोटल पैर है 144, अगर 2 से डिवाइड देंगे तो उसकी क्या हो जाएगी, सिरों की संख्या, हेड की संख्या आ जाएगी, तो 72 हमारा आंसर हो गया। आई होप ये समझ भी गए होंगे। ध्यान से एक बार इसको अपने से बनाना, ध्यान से देख के, तो अच्छे समझ में आ जाएगा क्या है नहीं, ठीक है। एक बुक सेलर है, वो है ना, क्या करे, एक किताब 2 विक्रेताओं के पास गुजरती है और अंत में अपने मूल्य के क्रय मूल्य 22% के कुल लाभ पर बेची जाती है। यदि पहला विक्रेता 13% लाभ अर्जित करता है, दूसरा विक्रेता कितना होगा। सिंपल है, A प्लस B प्लस AB बाय 100 इज इक्वल टू टोटल प्रॉफिट। तो 113x बाय 100 इज इक्वल टू हो गया 12 में से 22 में से 13 गया 9, मतलब x बराबर हो गया 900 डिवाइडेड बाय 113। 113 सते 13 सते 91, 791 हो गया। इसको घटाओ, 10 में से 1 गया, 10 में से 1 गया, 10 में से गया 9, 9 में से गया 0, और यहाँ 109 पॉइंट देंगे, यहाँ 0 आ जाएगा। देखो 10 बार में लगाएंगे तो 1130 हो जाएगा, उससे थोड़ा कम है, 1130 से थोड़ा सा कम है, मतलब ये 9 बार में लगेगा। 7.9 कहाँ दिख रहा है, देखो यही दिख रहा है, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। द स्मॉलेस्ट नंबर दैट कैन बी एडेड टू इतना सो दैट 15 डिवाइड्स द रिजल्टिंग सम कंप्लीटली। कोई भी नंबर 15 को कब डिवाइड कर सकता है, जब वो 3 को भी डिवाइड कर दे, और जब वो 3, कोई भी नंबर 15 से कब डिविजिबल होता है, जब उसे 3 भी डिवाइड कर दे और 5 भी डिवाइड कर दे। तो 5 को थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं, 3 से डिविजिबल। देखो ये खुद एक नंबर जो है ना, ये 3 से डिविजिबल है,
ठीक है। अब इसमें जो भी नंबर हम लोग ऐड कर रहे हैं वो भी अगर 3 से डिविजिबल होगा तभी ओवरऑल नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा। तो क्या 1 3 से डिविजिबल है? नहीं। क्या 11 3 से डिविजिबल है? नहीं। क्या 16 3 से डिविजिबल है? नहीं। 6 ही एक ऐसा नंबर है जो कि यहाँ रखेंगे ना तो ये भी 3 से डिविजिबल है, ये भी 3 से डिविजिबल है, तो इसका सम भी जो होगा ना 3 से डिविजिबल होगा। तो ऑप्शन एलिमिनेट करके हम लोग कर सकते हैं। अदरवाइज को जोड़ जाड़ के आप 3 से भी डिवाइड दे सकते हो, 5 से भी डिवाइड दे सकते हो। नेक्स्ट पे चलता हूँ। फॉर व्हाट वैल्यू के द सिस्टम ऑफ इक्वेशन इतना एंड इतना हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। देखो एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का ये क्वेश्चन है जो 10th क्लास में लोग पढ़ते हैं। a1 प्लस b1 प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में से 3 कंडीशन होते हैं। एक होता है यूनिक सॉल्यूशन का, ठीक है। यूनिक सॉल्यूशन कब होता है? जब a1 बाय a2 जो होता है नॉट इज इक्वल टू b1 बाय b2 होता है, ठीक है। एक होता है नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन जो होता है ना तो a1 बाय a2 इज इक्वल टू b1 बाय b2 इज इक्वल टू c1 बाय c2 होता है। और इनफाइनाइट सॉल्यूशन कब होता है भाई? इनफाइनाइट सॉल्यूशन होता है जब a1 बाय a2 इज इक्वल टू b1 बाय b2 बट नॉट इज इक्वल टू c1 बाय c2, ठीक है। अब यहाँ ध्यान से देखते हैं इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। एक मिनट इस क्वेश्चन को उल्टा मैंने बोल दिया था। नो सॉल्यूशन होता है इस केस में, नो सॉल्यूशन होता है इस केस में, ठीक है। इनफाइनाइट सॉल्यूशन होता है इस केस में, ठीक है ना। तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन वाला ये केस लगाते हैं हम लोग। तो a1 है 3 और ये 7, b1 है 9 और ये है k, और c1 है 27 और ये है 35। अगर मैं इसको काटूं 9 से, 9 से तो नहीं कट रहा है, 27 35। ये देखो ये भी क्वेश्चन मुझे ना गलत लग रहा है। इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन का यही केस होता है, दोनों एक दूसरे को कोइंसाइड करेगा, ठीक है। और नो सॉल्यूशन का ये केस होता है। देखो इसमें इस क्वेश्चन में ना यहाँ पे नो सॉल्यूशन हो, ये भी रॉन्ग क्वेश्चन है इसका, ठीक है। रॉन्ग क्वेश्चन होना चाहिए। यहाँ इनफाइनाइट जगह पे नो सॉल्यूशन होता ना तब ये क्वेश्चन बन जाता, क्योंकि ये 3/7 5 से अगर काटते हैं तो 5 7 35, 5 से 25.5 5 के 20 5.4 आ रहा है, तो कहाँ ये इसके सेम आ रहा है, ठीक है। अगर ये ऐसा नॉट इक्वल टू होता ना तब हम लोग के का वैल्यू निकाल सकते थे 21, ठीक है। तो यहाँ पे नो सॉल्यूशन होता तब ये क्वेश्चन करेक्ट होता और आंसर 21 होता, ठीक है। ये तीनों कंडीशन आप ध्यान रखना। यूनिक सॉल्यूशन ये है, नो सॉल्यूशन के लिए यहाँ नॉट इक्वल टू होता है, इनफाइनाइट के लिए सभी इक्वल हो जाते हैं। नेक्स्ट पे मूव करता हूँ। चलो इस क्वेश्चन में देखते हैं क्या कह रहा है। इफ टोटल नंबर ऑफ फीमेल्स विजिटेड ऑन वेंसडे, वेंसडे का ये है हमारा, और वेंसडे को कितनी फीमेल जा रही है? 420। 420 टोटल आदमी है, इसमें फीमेल कितनी हो जाएगी? देखो मेल का और फीमेल का रेशियो, मतलब बाल वाला फीमेल का रेशियो, मतलब 4/7। तो 7 6 के 42, 6 के 24, 240 एक्सीड्स द टोटल नंबर ऑफ फीमेल्स विजिटेड ऑन मंडे। मंडे को 480 व्यक्ति है, 480 का 5/12, तो 12 चौके 48, 5 चौके 20, 200। कितने से एक्सीड कर रहा है? 40 से, तो x बराबर कितना हो गया? 40। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? वैल्यू ऑफ x इज व्हाट परसेंट ऑफ 160, मतलब 40 इज व्हाट परसेंट ऑफ 160। तो कैसे निकालेंगे? परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज कर दो, तो यहाँ 0 0 आ गया, ये हो गया 4 चौके 16, 4 से हो गया 25, तो वाट बराबर कितना आ गया भाई? 25% हमारा, ठीक है। तो 25% हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करता हूँ। ये भी क्वेश्चन इजी है। इसको हम लोग 100 को क्या लिख सकते हैं? 10 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना। तो स्क्वायर जब करेंगे, ये हटा के 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ये 2 0 हटा के 3 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे क्या हो गया? देखो 4x प्लस 12 इज इक्वल टू 10 टू द पावर 3y। जब दो एक्सपोनेंट का बेस सेम होता है ना तो पावर भी सेम होता है। तो 3y इज इक्वल टू 4x प्लस 12, 3 को इधर भेज दो, यहाँ 3 आ गया। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? फर्स्ट ही ऑप्शन दिख रहा है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द क्वांटिटी ऑफ लिक्विड जेड इन द मिक्सचर बी एंड ई, ठीक है। ये ABCDEF मिक्सचर है, 3 मिक्सचर है, एक लिक्विड x का, एक लिक्विड y का, एक जेड का, ठीक है। टोटल क्वांटिटी ये दिया हुआ है हर एक तरह के मिक्सचर का। x जो है उसमें x का परसेंटेज ये दिया है, y जेड का रेशियो दिया हुआ है। कैसे निकालेंगे? समझो ध्यान से। पहले तो देखो जेड लिक्विड होना चाहिए, लिक्विड हमारा जेड है, मतलब जेड यहाँ है, ठीक है। मिक्सचर बी और ई, मतलब वो 120 से काम है और 70 से काम है। तो 120 में सबसे पहले x की क्वांटिटी 20 है, तो y और z मिला के कितना होगा? 80%, ठीक है। तो अगर 120 का 80% निकालते हैं, 12 8 96 हो गया।
और 96 में जेड कितना है, 5 यूनिट है 8 में से, तो 5/8 करेंगे तो 8 से हो गया है कितने बार में, 12×8 = 96, 12×5 = 60 हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब 17 में 20% ही है तो 80% होगा वो, 8×7 = 56 ये हो गया, 56 का 7/8 हो गया ये, तो ये हो जाएगा 49। घटाओ 11 का डिफरेंस आ रहा है, ठीक है, तो 11 लीटर हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट पे चले जरा। पी क्यू आर से साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, सेप ले लेता हूँ मैं सर्किल का पहले, चलो देखते हैं अब। पी क्यू आर इसका एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है सच दैट पी क्यू इज डायमीटर। अब पी क्यू हमारा क्या है भाई, डायमीटर, ये पी क्यू हमारा डायमीटर है और ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, ये भी ध्यान रखना। पी क्यू हो गया, ये आर एस हो गया। पी एस आर, पी एस आर ये हमारा कितना दिया भाई, 110 डिग्री, 110 है तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 70, कोई दिक्कत नहीं। किसी भी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट एंगल का सम 180 होता है, ध्यान रखना। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ क्यू पी आर, क्यू पी आर निकालने के लिए पी आर को मिलाना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो सेमी सर्किल पे एंगल कितना बनता है, 90 डिग्री। सेमी सर्किल इसलिए बन गया क्योंकि ये पी क्यू हमारा डायमीटर है और ये 90 है, 9 7 16, तो 16 तो ये कितना हो जाएगा, 20 डिग्री, 20 डिग्री हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट पे चलता हूँ मैं। कंसिडर द फ्लोइंग फिगर, ए एंड बी आर द सेंटर्स। देखो ये इसका सेंटर है, ये इसका सेंटर है, अगर मैं ए बी को मिलाऊं तो ए बी जो है ना, ये इस वाले सर्किल का भी रेडियस है, इसका भी रेडियस है, दोनों का रेडियस 11 दिया हुआ है, मतलब ये भी हमारा 11 है, ये भी हमारा 11 है और ए बी भी 11, तो ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया। इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया ना, तो ये हम लोग जानते हैं, ये जो मिलाया गया है ना, ये ध्यान से, ये एक, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है, तो एंगल 90 हो जाएगा। जैसे ही 90 होगा, परपेंडिकुलर होगा, तो ये इसको बाइसेक्ट करेगा, बाइसेक्ट करेगा तो एम इसको पी मान लेता हूँ, एम पी जो है ना, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया और उसका वैल्यू होता है √3/2 इंटू साइड, साइड 11 है। चूंकि हमें एम एन का वैल्यू पूछा है, तो एम एन का वैल्यू जो होगा ना, वो एम पी का दोगुना होगा, इसका हम लोग क्या करेंगे, 2 से गुना कर देंगे, 2 से 2 कट के 11√3 आंसर हो गया। बहुत इजी क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट पे चलता हूँ। दो व्यक्ति है, एक सर्कुलर ट्रैक पे दोनों दौड़ रहा है, ठीक है, ठीक है, दोनों यहीं से स्टार्ट कर रहा है भाई, एक ही जगह से। एक का स्पीड है 27 और दूसरे का स्पीड है हमारा 37, ठीक है, और इसका टोटल जो पेरीमीटर है ना 1400 मीटर है। तो दोनों दूसरे पहली बार कब किसी बिंदु पे मिलेगा, रनिंग स्टार्ट करने के बाद। तो सिंपल सी रिलेटिव स्पीड का क्वेश्चन है, टोटल डिस्टेंस ये हो गया और रिलेटिव स्पीड अगर हम लोग अगर निकालेंगे तो 10 आ जाएगा और ये हमारा टाइम आ जाएगा। तो टोटल 140 सेकेंड के बाद वो दोनों फिर से एक बार क्या हो जाएंगे, मिलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करता हूँ मैं। पी क्यू आर दिया हुआ है और ये रेशियो निकालना है, तो पहले इसका वैल्यू निकालते हैं, 2p + r। 2p मतलब 17 दूना 34 प्लस 12, 34 12 कितना होता है, 46। 46 कहाँ दिख रहा है भाई, पहले में दिख रहा है, तो ये आंसर हो गया। कहीं और 46 दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, या 46 का मल्टीपल या फैक्टर दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, तो बस वही आंसर होगा। व्हाट इज द एवरेज प्रोडक्शन इन टर्म्स ऑफ कॉटन इन स्टेट एल। एल हमारा ब्लू वाला है, 13 से 16, 13 में कितना है भाई, 44, 56, 72 और यहाँ कितना है, 24, 16, 4 हो गया। चार चार क्या है, 4 साल है तो 4 साल से डिवाइड दो, सबको काट दो, 4 से 11, 4 से 14, 4 से 18, 4 से 6, 18 6 24, 24 और 14 38, 38 10 48 से 49, तो 49,000, ठीक है। नेक्स्ट पे चले। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए लैडर, एक देख लो, एक ट्रायंगल है हमारा, ठीक है, इसमें राइट एंगल ट्रायंगल नहीं बनता क्या, सॉरी, चलो इसको हटाते हैं। देखो एक हमारा इस तरह का राइट एंगल बनाते हैं, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ ए लैडर, सॉरी, देखो एक लैडर लगा हुआ है, ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री दिया हुआ है और ये डिस्टेंस हमें 10 मिला हुआ है, ठीक है। The angle of elevation of top of a ladder from a point on the ground which is 10 meter away from the foot of the ladder is 60 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ से लेडर का फुट का डिस्टेंस 10 मीटर दिया, 60 दिया, पूछ रहा हाइट कितना होगा। देखो ये 60 डिग्री है ना, तो ये √3 यूनिट होता है, ये 2 यूनिट होता है, ये 1 यूनिट होता है, कोई दिक्कत, सॉरी ये 2 होता है और नहीं नहीं यही 1 होता है ना,
ये 1 होता है, ये 2 होता है। तो 1 यूनिट का वैल्यू 10 दिया हुआ है, √3 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 10√3, 10√3 में आंसर होगा। नेक्स्ट पे चलता हूँ मैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस वन। देखो इस क्वेश्चन में को बहुत तरीके से बना सकते हैं भाई। अब देखो एंगल ए बराबर अगर हम लोग 0 डिग्री लेते हैं तो cos 0 हमारा 1 होता है ना। हमें बस ये ध्यान रखना है कि डिनोमिनेटर में कभी भी 0 ना आवे। तो cos 0 हमारा 1 होता है, तो और sin 0 हमारा 0 होता है। तो 0/1 -0 इंटू 0, मतलब हमारा आंसर 0 होगा। दूसरा तरीका बनाते हैं। अगर मैं इन दोनों में सिर्फ इतना में से साइन स्क्वायर थीटा कॉमन करता हूँ, यहाँ बन जाएगा 1/cos स्क्वायर थीटा -1। इसको एज इट इज रहने देता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा इंटू टेन स्क्वायर थीटा, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो ये साइन स्क्वायर थीटा है ना, यहाँ एलसीएम अगर लूंगा तो 1 - cos स्क्वायर थीटा बाय cos स्क्वायर थीटा माइनस एज इट इज। अब देखो 1 - sin स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 - cos स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा होता नहीं है। और साइन स्क्वायर थीटा बाय cos स्क्वायर थीटा क्या होता है, टेन स्क्वायर थीटा। तो आ तो वही गया साइन स्क्वायर थीटा इंटू टेन स्क्वायर थीटा, माइनस इधर भी वही है साइन स्क्वायर थीटा इंटू टेन स्क्वायर थीटा, मतलब 0 आंसर हो गया हमारा। ठीक है, नेक्स्ट पे चलता हूँ मैं। The sum of students in class the number of students in class is 96। एक क्लास में 96 स्टूडेंट्स हैं, आउट ऑफ विच इतना परसेंट आर बॉयज। इसका 1/3 निकालेंगे। 33.13% जो 33.1/3% होता है 1/3 होता है, तो 32×96 इतना हमारे पास बॉयज हैं। तो इसका 48 32 32 ना 64 हमारे पास क्या हो जाएंगी, गर्ल्स हो जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं। The average score in science of the boys is इतना more than the girls। अच्छा 66.2/3% होता है, 2/3 होता है, तो इतना मोर बोल रहा है। अगर मैं इसको गर्ल मानूं तो बॉयज का एवरेज स्कोर कितना हो जाएगा, 3 2 5, कोई दिक्कत यहाँ तक, 3 और 5। तो मैं गर्ल्स का एवरेज स्कोर 3x लेता हूँ, बॉयज का एवरेज स्कोर 5x लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। इफ द एवरेज स्कोर ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स 132, देन द एवरेज स्कोर ऑफ द गर्ल कितना हो जाएगा, ध्यान दो। सबसे पहले अगर मैं इस दोनों को काटूं तो एक यहाँ हो गया, दो यहाँ हो गया, ठीक है। तो कंसोलिडेटेड एवरेज अगर निकालता हूं मैं तो दोनों का कंबाइंड एवरेज क्या हो जाएगा, 5x गुना 1, 5x 3x गुना 2 6x बटे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 2 1 3 ही देंगे। क्यों, क्योंकि हम लोग रेशियो से काट चुके हैं इसको। ये हो गया 132, तो 11x बराबर 132 गुना 3। 11 से अगर इसको काटो, 11 कम 11 भारतीय 36 आया x का वैल्यू। पूछा क्या है, व्हाट इज द एवरेज स्कोर ऑफ गर्ल्स, तो गर्ल्स का एवरेज स्कोर कितना 3x था, इसको 3 से गुना करोगे तो 108 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ मैं। व्हाट इज द रेशियो डिफरेंस बिटवीन टोटल cost of electric catalans of P and Q to difference between total cost of electric catalans of M and N। P and Q का डिफरेंस कितना है भाई, 0 6 360, और M और N का डिफरेंस कितना है भाई, 0 15 में 7 8 गया 7, 15 में 8 गया 7, और 11 में 9 गया 270, ये दोनों कट गया, 9 किया 27, 9 4 गया 36, 4:3। नेक्स्ट पे चलते हैं। इस क्वेश्चन में देखो कहा गया है कि ट्रायंगल PQR है, M and N आर द पॉइंट्स ऑन PQ and PR रिस्पेक्टिवली सच दैट MN इज पैरेलल टू QR। ये दोनों आपस में क्या है, हमारा पैरेलल है। एरिया ऑफ ट्रायंगल MOQ क्या है, ये इसका एरिया कितना है 144। तो पूछा देन फाइंड एरिया ऑफ NOR, इसका एरिया कितना होगा। आंसर तो 144 आपने लगा दिया होगा, बिल्कुल करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। बट एक क्वेश्चन टेक्निकली सही नहीं है, इसमें एक चीज मेंशन करना चाहिए था, PQR या तो आइसोसेलेस होगा या इक्विलेटरल होगा, ठीक है। PQ और PR बराबर होना चाहिए, तभी ऐसा केस होता है। अगर मैं मान लूँ थोड़ी देर के लिए ये ट्रायंगल ले लेता हूँ, ऐसा एक राइट एंगल ट्रायंगल, और इसमें मैं इस तरह से एक पैरेलल लाइन खींचता हूँ, ठीक है। तो आप ये एरिया कैसे बराबर कर सकते हो, ये दोनों एरिया बराबर होगा क्या, नहीं होगा, ठीक है। आप कोई भी दूसरा ट्रायंगल बना के आप देखो, ठीक है, वो एरिया बराबर नहीं होगा। सिमिलर होता है, कनगुरेंट, एरिया बराबर होने के लिए कनगुरेंट होना जरूरी है, ना कि सिमिलर। सिमिलर होने से दोनों एरिया इक्वल नहीं होता है, एरिया का रेशियो में भी इक्वल हो जाएगा, एग्जैक्ट इक्वल नहीं होगा, ठीक है। तो इन दोनों का एरिया कब सेम होगा, जब या तो ये इक्विलेटरल होगा या तो आइसोसेलेस होगा, अदरवाइज नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मैं चलता हूँ। चलो एक ट्रायंगल है ABC, और A का बाइसेक्टर चलो यहाँ D पे कट कर रहा है, और AB हमारा 12 है, AC हमारा 15 है, और BC हमारा 18 है, कोई दिक्कत नहीं। देन फाइंड द लेंथ ऑफ DC। अच्छा मैं इन दोनों को अगर मैं रेशियो में डिवाइड करूँ, 3 चौके 12 और 3 पचे 15, मतलब 4:5 के रेशियो में आ रहा है, 4:5 के रेशियो में, तो 5 4 9,
9 यूनिट है इसके बराबर, 1 यूनिट हो गया 2 के बराबर, और 5 यूनिट हो गया कितना के बराबर भाई, 10 के बराबर। तो डी सी का वैल्यू हो जाएगा 10, डी आंसर हो जाएगा। तो यहीं तक हमारा क्वेश्चन सारा था। ठीक है, बहुत ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन तो नहीं था, ये सारे क्वेश्चन मैंने लगभग करा ही दिए हैं। आई होप आप लोग को समझ में आया हो। अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें इस चैनल को। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन गाइस। थैंक यू।